हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्लो। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेव एंड मोशन चैप्टर के ऊपर, जो कि आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए और फिर ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव्स। देखिए, ये एक्सरे है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और माइक्रोवेव, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इन तीनों जो वेव है, ये तीनों हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल के लिए कोई माध्यम यानी कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स की ट्रेवल के लिए आपका एक मीडियम की जरूरत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। देखिए, ये जो हर्ट्ज है, ये हार्ट से आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट, हार्ट से फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, waves do not require any material medium for its propagation is, क्या होगा। देखिए, सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को ही कोई मेटेरियल मीडियम चाहिए होता है अपने ट्रेवल के लिए, अपने प्रोपागेशन के लिए। लेकिन अगर कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, मैटर वेव हो या फिर इलास्टिक वेव हो, इन सबको कोई मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है अब ट्रेवल करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी एग्जाम 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1। देखिए, ये जो मैक नंबर है, ये एक आपका है स्पीड। स्पीड ऑफ क्या? स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, जो ये 1 मैक होता है, 1 मैक स्पीड होता है आपका 1234 किलोमीटर पर आवर। 1234 किलोमीटर पर प्रति घंटा को बोला जाता है आपका 1 मैक स्पीड। और किसी भी अगर चीज का, किसी भी अगर बॉडी का अगर स्पीड 1 मैक से ज्यादा हो, तो वो उस स्पीड को बोला जाता है आपका सुपरसोनिक स्पीड। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक। और ये क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। देखिए, जो एक पेंडुलम था, आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई अगर घड़ी है जिसके नीचे एक पेंडुलम हो, वो क्या करता है, थोड़ी देर कभी इस तरफ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद इस तरफ जाता है। मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ये ऑसिलेट करते रहता है ना। और ये जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है पेंडुलम बॉब, पेंडुलम बॉब। और ये जो इसका जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, वो डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो बॉब जिस पे लटका हुआ है, और ये क्या होता है, एक तरह का स्ट्रिंग होता है। और ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, उस लेंथ पर आपका डिपेंड करता है पेंडुलम का टाइम पीरियड। एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन होता है आपका T इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई रूट ओवर L बाई G। और यहां पर ये जो T है, ये हो गया आपका टाइम, और पाई तो आपको मालूम ही है। फिर L हो गया आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिससे कि आपका बॉब लटका होता है। और ये जो G है आपका एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड द टाइम पीरियड। देखिए, ये अगर एक पेंडुलम है और ये क्या क्या करता है, इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है। अगर इसका
इसका अगर पेंडुलम का मास बढ़ा दिया जाए, पेंडुलम का मास डबल कर दिया जाए, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इसका बढ़ जाएगा। इसका मास जितना कम होगा वो उतना जल्दी क्या कर पाएगा? ऑसिलेट कर पाएगा। लेकिन इसका अगर मास ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो थोड़ा धीरे से ऑसिलेट करेगा, यानी कि उसका टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा, है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द टाइम पीरियड विल इंक्रीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बॉब इज सेंट्रल पोजीशन द फोर्सेस आर। देखिए ये अगर एक बॉब है, जिस पेंडुलम का जो बॉब जिस पे लटका हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, ये अगर बॉब सेंट्रल पोजीशन पे है, मतलब कि ये ना इस तरफ जा रहा है और ना ही इस तरफ जा रहा है, मतलब कि ये बॉब ऑसिलेट नहीं कर रहा है। और ये पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है? ये सेंटर में है, बीच में है ये वाला पोजीशन। तो इसका मतलब क्या? जो ये ऊपर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसीलिए ये जो पेंडुलम बॉब है ये आपका अपने सेंटर में ही है, ना ही इस तरफ जा रहा है और ना ही इस तरफ जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स अगर बैलेंस होगा तो ये अपना पेंडुलम बॉब आपका बीच में रहेगा। तो करेक्ट आंसर बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द phenomenon in which the amplitude of oscillation decreases continuously is called damping। जिस प्रोसेस में आपका वेव का ओसिलेशन घटता रहता है उसी को बोला जाता है आपका डैम्पिंग। डैम्पिंग। और डायग्राम अगर कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए ये एक वेव है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोला जाता है आपका एम्पलीट्यूड, और फिर ये क्या हो रहा है? घट रहा है ना? घट रहा है। तो मतलब कि क्या हो रहा है? वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे वेव का एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका डैम्पिंग ऑफ oscillation। डैम्पिंग ऑफ oscillation। So the phenomenon in which the amplitude of oscillation decreases continuously is called damping। damping करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following wave types is an example of the wave produced by a moving motorboat on the surface of water। देखिए जब कोई मोटरबोट या फिर मोटरबोट जैसे कि जेट स्की हो गया, कुछ भी हो गया, मोटरबोट जो पानी में चलता है, वो जब जाता है तो क्या होता है? दो तरह का वेव पैदा होता है। एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल, जो कि आपका होता है ऊपर की तरफ, और एक होता है आपका ट्रांसवर्स, जो कि अपने सीधे रास्ते चलता रहता है। तो जब एक बोट पानी में होता है तो वो दो तरह का वेव प्रोड्यूस करता है, एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी 2017 के एग्जाम। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखिए टाइम पीरियड और आपका फ्रीक्वेंसी का बीच में एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन हो गया t इज इक्वल्स टू 1/f। और यहां पर है t है हो गया आपका टाइम, t हो गया टाइम, और ये जो f हो गया फ्रीक्वेंसी। और यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर मैं f को इस तरफ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? t इंटू एफ इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? इज इक्वल्स टू मिलेगा 1। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्या होगा? यूनिटी। यूनिटी माने इकाई, मतलब 1। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following waves bats use to detect the obstacles in their flying path। देखिए जो चमगादड़ होता है वो यूज करता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है आपका मोर देन
मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और कोई भी अगर साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसी को बोला जाता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव। और यही वेव यूज करता है आपका चमगादड़ वगैरह यूज करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए एग्जाम 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस? किस रेंज के फ्रीक्वेंसी इंसान सुन सकता है? देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर कोई भी अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी का रेंज अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का हो, तो वो ही साउंड हम लोग सुन पाते हैं। और एक बात याद रखिए, जो चोर वगैरह पकड़ने के लिए पुलिस या फिर पुलिस लोग क्या यूज करते हैं? पुलिस लोग डॉग्स की हेल्प लेते हैं ना, कुत्ते की हेल्प लेते हैं। और ये जो डॉग्स जो सुन पाते हैं उसका उसका रेंज होता है 50,000 हार्ट्स। इसी वजह से चोर वगैरह या फिर कोई भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस वगैरह डिफेंस के लोग उसका मदद लेते हैं, क्योंकि उसके सुनने की ताकत बहुत ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। देखिए, साउंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इन स्टील आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, वैक्यूम आ गया। देखिए, साउंड सबसे ज्यादा तेज गति से दौड़ता है इसमें स्टील में किसी एक मेटल में सबसे ज्यादा तेज से दौड़ता है इस चारों में से। अभी अगर आपको इस ऑप्शन में से अगर इसमें से स्टील और एल्यूमिनियम पूछा जाए, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा बताइए, थोड़ा सा सोच के देखिए। साउंड जो है वो सबसे ज्यादा तेज गति से ट्रेवल करता है, वो एलिमेंट हो गया, वो मेटल हो गया आपका एल्यूमिनियम। मेटल हो गया एल्यूमिनियम। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका स्टील करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी एग्जाम 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct relation between frequency f and angular frequency omega is equals to angular frequency omega? देखिए, यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही आंसर हो गया। ये जो इसको रिलेशन जो होता है वो रिलेशन होता है आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एफ। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following statements is true? The velocity of sound is less in summer than in winter। ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, सेम इन विंटर एंड समर, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन्स, ये भी बिल्कुल गलत होगा। देखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर इन समर देन इन विंटर। देखिए, समर के दिनों में या फिर गर्मियों के दिनों में क्या होता है आपका, सूरज के ताप की वजह से ज्यादा से ज्यादा आपका वाटर वेपर क्या होता है आपके आबो हवा में मिक्स हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर आबो हवा में मिक्स हो जाता है, तो एयर क्या हो जाता है, जो हवा है वो मॉइस्चराइज हो जाता है, नमी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है आपका साउंड का जो स्पीड है, साउंड का जो वेलोसिटी है, वो गर्मियों के दिनों में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर इन समर देन इन विंटर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Laplace's correction in the formula for the speed of sound given by Newton was needed because sound waves। देखिए, न्यूटन ने जो साउंड का स्पीड कैलकुलेट किया था, वो कैलकुलेट किया था आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के। लेकिन इसी चीज को कांस्टेंट मान के तभी जो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया, तो पाया कि साउंड का स्पीड उन लोगों को मिला 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन
इसके हिसाब से अगर न्यूटन के हिसाब से देखा जाए तो उसको स्पीड मिल रहा था आपका साउंड का स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया तब उन लोगों को मिला साउंड का स्पीड कितना 332 मीटर पर सेकेंड मिला उन लोग, जो कि करेक्ट है। तो इसी चीज को इसी न्यूटन का जो फॉर्मूला है जिसके द्वारा उन्होंने लाइट का स्पीड कैलकुलेट किया था उसको थोड़ा सा चेंज किया। न्यूटन ने माना था टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के, लेकिन लाप्लास ने टेम्परेचर को कांस्टेंट ना मानते हुए उन्होंने मान लिया एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है आपका एडिएबेटिक प्रोसेस, जिसमें कि एनर्जी जो सिस्टम का एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट रहता है, जो कि चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर प्रोपागेट एडिएबेटिकली, और न्यूटन ने प्रोपागेट आइसोथर्मली मान के इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है उन सबको डिटेक्ट करने के लिए आपका मदद लिया जाता है, ये कून्स था नहीं, ये हो जाएगा आपका कून्स ट्यूब। कून्स ट्यूब के मदद से आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ कून्स ट्यूब वी कैन डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल। देखिए साउंड वेव को ट्रेवल, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव आपका एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट फॉर्म में EM वेव है ना। साउंड वेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए आपका एक मीडियम का जरूरत होता है, और सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही क्या है, एक एक तरह का मीडियम। तो साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन, क्या होगा, साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था BSSC एग्जाम 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है आपका सोनोमीटर, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका SSC एग्जाम 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। देखिए ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, कभी आपने अगर स्टेशन पे गए, रेल स्टेशन पे गए होंगे और वहां पर अगर कहीं पर खड़े खड़े रहे होंगे, आप लोगों ने कभी ट्रेन को स्टेशन के सामने से गुजरते हुए देखा है। जब इस ट्रेन स्टेशन के पास आता रहता है तब इस जो ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो ज्यादा तेज गति से सुनाई देता है ना। लेकिन जब वो स्टेशन छोड़ के चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, तो उसका साउंड धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यही हो गया एक तरह का डॉपलर्स इफेक्ट, और ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है ये आपका एप्लीकेबल होता है बोथ साउंड वेव और लाइट वेव। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। और लाइट वेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरफ लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट फॉर्म में EM, और साउंड वेव क्या हो गया, मैकेनिकल वेव शॉर्ट फॉर्म में MW लिख रहा हूं, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी एप्लीकेबल होता है और फिर साउंड वेव्स में भी एप्लीकेबल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए साउंड अगर अपना मीडियम चेंज कर लेता है तो उसमें से एक ही चीज आपका चेंज नहीं होता है, वो हो गया साउंड का फ्रीक्वेंसी। बाकी तीनों वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये तीनों क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड से ऑडिबल साउंड का मतलब क्या, ऑडिबल साउंड का माने जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का हो, उसी साउंड को बोला जाता है आपका ऑडिबल साउंड। अगर कोई भी अगर साउंड ऑडिबल साउंड
के ज्यादा हो उसका फ्रीक्वेंसी, तो उसी को बोला जाता है आपका क्या, उसी को बोला जाता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स है। जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, जिन सब वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज प्लस, है ना, उन सब वेव को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हायर फ्रीक्वेंसी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 4:3, देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में आई लिख रहा हूं, और ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहा हूं, और ये जो एम्पलीट्यूड और ये जो इंटेंसिटी है, इन दोनों के बीच में ही एक रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या है, इंटेंसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर में, ठीक है। तो यहां पर दो एम्पलीट्यूड दिया गया है, एक दो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है 4:3 में। देखिए इसका माने पहले वाला जो एम्पलीट्यूड है वो है आपका 4, दूसरे वाला जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया आपका कितना, वो हो गया आपका 3। और ये जो यहां पर पूछा गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में IMAX लिख रहा हूं, तो अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है इसको अगर मैं हटा दूं तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, हम लोगों को मिल जाएगा इक्वल टू से, ये IMAX हो गया आपका A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और ये आई मीन क्या हो जाएगा, आई मीन हो जाएगा आपका A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं A1 के जगह पर मैं 4 पुट करूं और A2 के जगह पर मैं पुट करूं 3, और इसका मैं कर दूं स्क्वायर, फिर नीचे की तरफ आ गया 4 माइनस 3 स्क्वायर, तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना, ऊपर मिल जाएगा 4 प्लस 3 7 स्क्वायर, और नीचे की तरफ 1। तो हम लोगों को कितना रेशियो मिला, हम लोगों को रेशियो मिला 49:1, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 49:1। और इस वाले फॉर्मूला में आपका कोई भी एक दो सम पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ। देखिए साउंड वेव्स आपका इंटरफेरेंस फेनोमेनन भी शो करता है, डिफ्लेक्शन फेनोमेनन भी शो करता है, फिर रिफ्लेक्शन फेनोमेनन भी शो करता है, लेकिन साउंड वेव्स आपका ये जो पोलराइजेशन जो वाला फॉर्मूला है, ये जो फेनोमेनन है वो आपका शो नहीं करता है। पोलराइजेशन का माने क्या होता है, पोलराइजेशन का माने होता है बहुत सारे वेव्स होते हैं, कुछ कुछ अनपोलराइज्ड होते हैं। अनपोलराइज्ड का माने जो कि मतलब कोई भी अगर वेव बहुत सारे दिशा में आपका मूव करे तो उसको बोला जाता है आपका अनपोलराइज्ड वेव। और पोलराइजेशन करके उन सभी जो बहुत सारे दिशा में जो 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 वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं उसको एक दिशा में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ही बोला जाता है आपका पोलराइजेशन ऑफ वेव। और ये जो पोलराइजेशन वेव है ये सिर्फ शो करता है कौन सा वाले वेव्स, ये शो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आपका पोलराइजेशन फेनोमेनन को फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर, और साउंड वेव क्या हो गया, साउंड वेव हो गया आपका एक तरह का मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव देयरफॉर डू नॉट एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जितना हो सके स्टडी चर्चा चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। So subscribe to Study Charcha. Thank you everyone.